सर आपसे एक सवाल है कि जब आपने कब उम्र का वो कौन सा पड़ाव था जब आपने सोचा कि ये आपको एक कवि बनना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस चैनल पर हूँ उस चैनल का मुझे शुक्रिया करना चाहिए कि मुझे लिया, मुझसे बात कर रहे हैं और मेरे बारे में जनता को बताएंगे। सबको चाहत होती है कि उसकी प्रसिद्धि हो, उसको लोग जाने पहचाने और उसका सम्मान करें। तो मीडिया की जो ये धारा है, जो कवियों को, हम जैसे लोगों को जिनको कोई नहीं जानता, उनको आप लोग लाते हैं जनता के सामने, तो मुझे बड़ी खुशी है। और मैं अपना नाम बता दूं, मुकेश जी ने मेरा नाम अभी नहीं बताया, बाद में इंट्रो शूट करेंगे, लेकिन मैं सर्वेश अस्थाना हूँ, लोग मुझे इस्माइल मैन के नाम से जानते हैं। मैं लखनऊ में रहता हूँ, तहज़ीब और तमद्दुन का शहर है, पहले आपका शहर है। इसीलिए ये जो बातचीत हमारी शुरू हुई ना, लगभग 15 मिनट बाद शुरू हुई है, क्योंकि हम दोनों आपस में पहले आप पूछिए, वो कह रहे थे पहले आप बोलिए, हम कह रहे थे पहले आप पूछिए, तो इसी में हमको टाइम लगा है शुरू होने में, लेकिन हम शुरू हुए हैं। जैसा मुकेश जी ने मुझसे पूछा है कि आपको कब लगा कि कविता करनी चाहिए, तो जैसे एक बच्चा होता है, उसको कभी ये नहीं लगता कि उसको चलना चाहिए। एक बच्चा पैदा होता है, उसको कभी ये नहीं लगता कि अब उसे बोलना चाहिए। वो धीरे धीरे खुद चलने लगता है, खुद बोलने लगता है, खुद हंसने लगता है। फिर तो इसी तरह से जो कविता है वो मेरे भीतर कब पैदा हुई ये मुझे नहीं पता, और मुझे कवि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जब कवि बन गया तो मैंने देखा, अरे मैं तो कवि बन गया। तो ये है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कवि बनूंगा। आपने जब पहली बार अपनी कविता स्टेज पे सुनाई तो वो पहला आपका अनुभव कैसा रहा, वो हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, देखिए, पहला अनुभव जो है ये अच्छा सवाल है। ये सवाल आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि पहला अनुभव कैसा रहा। पहला अनुभव हर चीज़ का बहुत अच्छा होता है। जब पहली बार बच्चा खड़ा होता है, एक कदम आगे बढ़ता है और माँ हाथ पहले खड़ी होती है, तो उस बच्चे को लगता है कि उसने संसार का सबसे कठिन काम कर लिया है। ऐसे ही कवि को भी है, परफॉर्मर को भी है, कि जब वो मंच पर पहली बार आता है और अगर वो सक्सेस हो जाए तो उसको लगता है कि उसने विश्व विजय प्राप्त कर ली है। तो ये लगभग मेरे ख्याल से होगी बात 36 साल पुरानी होगी। सन तो एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन 84 या 82 ऐसे कुछ, 83 कुछ था, तो मैंने पहला मंच किया था। और पहले मंच में मैं जब खड़ा हुआ कविता पढ़ने, तो सामने 100-200 लोग थे, छोटा मंच था, और मंच पर बड़े बड़े कवि तात्कालिक दौर के बैठे हुए थे। तो मैं इतनी घबराहट में था कि मैं कविता ही भूल गया, मुझे क्या सुनाना है मैं ये भूल ही गया। और 2-3 लाइन के बाद मेरे पैर थर थर काँपने लगे, और फिर मैं बैठ गया उसमें, उसके नीचे, मतलब स्टेज पे बैठ गया आकर के। तो उसमें मंच पर कुछ बड़े बड़े कवि थे, तो उसमें कुछ ने कहा कि बिना तैयारी के लोग चले आते हैं और ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन 1-2 कवि ऐसे थे जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया और बोले कोई बात नहीं, पहली बार में कोई भी भूल सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो चिंता मत करो, अगली बार तैयारी करना। लेकिन मुझे वो बात जो है, जो जिन लोगों ने मेरी बुराई की थी उस समय, मुझे आलोचित किया था, तो मैंने फिर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कहा कि अब मुझे फिर से बुलाइए। तो मुझे फिर से बुलाया गया, और दूसरी बार जब मैं खड़ा हुआ, पहली बार भूल गया था, उसी मंच पर फिर से खड़ा हुआ जब थोड़ी देर बाद, तो आप यकीन मानिए कि मैं बिल्कुल भी नहीं भूला, मेरे पैर भी नहीं काँपे, मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़बरदस्त हो गया, और मैंने फिर खूब तालियां बजाई। तो ये मेरा पहला। बहुत खूब कवि महोदय। एक बात कही जाती है कि जो बात आप संजीदा होके नहीं कह सकते हैं लोगों से, वो हास्य के जरिए कह सकते हैं जी। आपने कई बार कई मुद्दों पे हास्य के जरिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। सरकार के जो पब्लिक के निर्णय में नहीं थे, आपने उनकी भी आलोचना की। आप कभी डरे नहीं, आपने अपनी बात हास्य कविताओं के जरिए पूरे देश के सामने दिल खोल के बोली। ऐसा कोई वाकया याद है सर्वेश जी, जब आपकी हास्य कविता के लिए कभी सरकार की तरफ से कोई डराना या धमकाना या किसी की तरफ से ऐसा कोई आया हो जो नेगेटिव एस्पेक्ट लेके आया हो? नहीं, देखिए, मैं ये तो सवाल बहुत उचित नहीं है, और लेकिन फिर भी ज़रूरी सवाल है।
कभी कभी ऐसा होता है, उचित नहीं होता सवाल, लेकिन ज़रूरी होता है। तो सरकार कभी किसी को डराती धमकाती नहीं है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। तो अभिव्यक्ति जो कर रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है, उसको भी संवैधानिक मर्यादा पता होती है। अगर वो पढ़ा लिखा है, वो मैं जाहिलों की बात नहीं करता, अगर पढ़ा लिखा है वो जानता है कि हमें कब, क्यों, कहाँ और कैसे बोलना चाहिए, तो उस पर कोई कभी धमकाता नहीं है। मैंने सरकारों की आलोचनाएं की है, क्योंकि मैं हास्य व्यंग्य का कवि हूँ। व्यंग्य कार्ड जो है वो गुदगुदी लगा के पिन चुभोता है। तो जब गुदगुदी हम लगा के पहले हंसा देते हैं और फिर पिन चुभोते हैं, तो उसको कोई अदरवाइज नहीं लेता है। हम चिंतन छोड़ के आते हैं, हम चिंता छोड़ के नहीं आते, क्योंकि हम मुस्कुराहट के साथ कैप्सूल देते हैं ना। तो आज तक मुझे जीवन में कभी न तो किसी ने मुझे टोका कि आप अपनी इस कविता को बदलाव कीजिए, कभी न किसी ने मुझे धमकाया। और फिर साहित्यकार को धमका के करोगे क्या? साहित्यकार को धमका के कोई क्या करेगा भाई? वो लिख ही तो रहा है। हमको चुनाव तो लड़ने जाने रहे किसी के खिलाफ, तो लोग मस्ती करते हैं और आनंद करते हैं और हमारी बातों को चिंतन में लाते हैं। कभी किसी ने हमको कभी भी, आई रिपीट, कि हमसे आज तक किसी ने तेज़ आवाज़ में बात नहीं की है। पत्नी की बात नहीं कर रहा, वो तो अक्सर डांट देते हैं, पत्नी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बाकी और संसार में किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को तेज़ आवाज़ में बात। सर्वेश जी, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, जो आज के नवोदित कवि हैं वो अपनी हास्य कविताओं में फूहड़ता ज़्यादा परोसते हैं। उनमें साहित्य की बहुत कमी है, उनमें ज्ञान की बहुत कमी है। लेकिन आपके दौर के कवियों को देखता हूं तो उनमें एक गहराई है, उनमें बात कहने का एक सलीका है, सीमा में रह के वो बात करते हैं। लेकिन जो आज के नवोदित कवि आ रहे हैं वो हास्य कविता के नाम पे समाज में फूहड़ता परोस रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए क्या होता है कि फूहड़ता तो अगर स्तरहीनता कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। प्रत्येक दौर में जब कोई नया कवि आता है तो वो ऐसी चीज़ें करता है कि जो तात्कालिक उस समय के मंच के और कविता के मानदंडों के स्तर के नीचे होती है। क्योंकि उसकी वजह ये होती है, वो लोग एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है, उनका अध्ययन कम होता है, उनका सामाजिक अनुभव कम होता है, उन्होंने दुनिया कम देखी होती है, और फिर वो वही करते हैं जो समाज में देखते हैं। क्या हुआ है कि इस समय जो नई जनरेशन आ रही है वो सोशल मीडिया को देखने के बाद आ रही है, और सोशल मीडिया पर कोई अंकुश नहीं है। आप देखते हैं ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं, उनके थंबनेल्स ऐसे ऐसे लगते हैं कि जिनको देख करके उसके प्रोड्यूसर की हत्या करने का मन करता है। मेरा तो करता है कि ये इस तरह से क्या ये जो है करते हैं, अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे करते हैं। तो नई जनरेशन उसमें आती है, फिर धीरे धीरे जब वो देखती है कि अरे नहीं, ये तो हम गलत कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन नहीं होगा ये। हाँ, अरे ये तो हम गलत कर रहे हैं, ये तो गलत बात है, तो वो खुद ही जो है संकुचा जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो बदल जाते हैं और फिर वो मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं। कभी भी नया कवि उस समय के स्थापित कवियों के स्तर के अनुकूल नहीं रहा है, चाहे मैं रहा हूँ, चाहे मुझसे सीनियर रहा, चाहे मुझसे सीनियर रहा। तो ये एक दौर होता है, फिर उन लोगों को समझ आ जाती है। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, तो करत करत अभ्यास तो जड़मति होत सुजान। तो वो जड़मति तो नहीं कहूँगा, लेकिन अनुभव की कमी होती है, बच्चों को आ जाता है, फिर ठीक हो जाते हैं। आप एक कवि होने के साथ साथ एक समाज सेवक भी हैं, आपने पत्रकारिता भी की है और आप दिव्यांग बच्चों के लिए भी बहुत काम करते हैं। बच्चों के लिए भी आपने काफ़ी किताबें लिखी हैं। एक कवि होने के साथ साथ इतने क्षेत्रों में आपने बढ़ चढ़ कर काम किया, तो अपने अन्य क्षेत्रों के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये भी मैं बधाई दे रहा हूँ आपको कि लोग मुझसे हास्य कवि सर्वेश अस्थाना से बातचीत करते हैं, स्माइल मैन सर्वेश अस्थाना से बातचीत करते हैं, लेकिन सर्वेश अस्थाना से बात नहीं करते। आज आप सर्वेश अस्थाना से बात कर रहे हैं। मैं बच्चों के लिए काम करता हूँ और 20 साल हो गया। मैंने सर्च फाउंडेशन नाम की एक संस्था की नींव डाली थी सन 2000 में। नींव तो हमने 1999 में डाली थी, लेकिन उसका पंजीकरण हमने सन 2000 में कराया और उसका नाम था सर्च फाउंडेशन, सेव, एजुकेट, अडॉप्ट, रिहेबिलिटेट, केयर एंड ऑनर अ चाइल्ड। यानी एक बच्चे की जीवन रक्षा से लेकर के उसके सम्मान तक की ज़िंदगी को हमने उसमें शामिल किया अपने लक्ष्यों में।
तो 20 साल में हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, उनके जीवन को, उनको क्या पढ़ा लिखा दिया, मैंने अपनी खुशियाँ हासिल की, उनको पढ़ा के, उनको शिक्षित करके अपनी खुशी के लिए काम किया, किसी दूसरे की खुशी के लिए काम नहीं किया। मैं स्वार्थ से प्रेरित होकर के काम कर रहा था कि एक बच्चे को पढ़ाने में मुझे खुशी मिल रही है, इसलिए मैं उस बच्चे को पढ़ा रहा था। एक बीमार बच्चे की दवाइयों की व्यवस्था करने में मुझे जो आत्मिक सुख मिलता है, मैं उस सुख को पाने के लिए काम कर रहा था। मुझे लगता नहीं कि मैं कोई समाज सेवा कर रहा था, मैं अपनी ही सेवा कर रहा था, अपने मन की सेवा कर रहा था, अपने भावों की सेवा कर रहा था। उसके बाद मैंने तमाम सारी चीज़ें जो है, जैसे कि मैंने हौसला एक कार्यक्रम हर साल में करता हूँ, वो विकलांग बच्चों के लिए, जिनको विकलांग शब्द नहीं कहा जाता, दिव्यांग कहा जाता है, कुछ भी कह लीजिए, हैंडीकैप्ड जो है वो हैंडीकैप्ड है, उसको वो सत्य स्वीकार करके चलता है, लेकिन उनके भीतर जिजीविषा बहुत होती है, हौसला बहुत होता है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमने उनके लिए हौसला कार्यक्रम की नींव डाली और उसको छोटे मंच पर नहीं डाली। लखनऊ महोत्सव का जो मुख्य मंच था, हमने उस पर समय लेकर के उस पर हौसला की नींव डाली। उसमें जितने किस्म के दिव्यांग बच्चे हैं वो उसमें शामिल होते हैं। हम ब्लाइंड बच्चों के ग्रुप डांसेस हमने कराए हैं। हमने जो दिव्यांग हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, जिनका शरीर, पैर वगैरह, हाथ या वो उस तरह से, उन बच्चों के टैलेंट्स को हमने सामने किया है। गूंगे बहरे बच्चे जो हैं, जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनको हमने डांसेस कराए हैं। बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे हैं जो इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। मैं तो सिर्फ एक मंच ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, लेकिन उन बच्चों को मंच पर लाने लायक बनाने वाले जो टीचर हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। अगर वो ना हो तो दिव्यांग बच्चे क्या करेंगे, उनका हौसला रखा रह जाएगा। तो और उसके साथ मैंने खिलौना बैंक की नींव डाली। मुझे लगता है तमाम सारे बच्चे हमारे देश में ऐसे हैं जो एक खिलौना देख नहीं पाते, उनके पेरेंट्स इतने निर्धन हैं। तो मैंने उसकी नींव डाली और लगभग अब तक मैं 50,000 बच्चों को खिलौने दे चुका हूँ। और वो मैं अपने जेब से नहीं देता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं तो कभी हूँ। मैं आप जैसे लोगों से, जो सक्षम लोग हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि आप 5 खिलौने हमें दीजिए, आप 1 खिलौना दीजिए आप। तो इस तरह से मैंने लोगों को जोड़ करके आपसे खिलौना लिया और जाके निर्धन बच्चों को दिया। खिलौना बैंक इसलिए उसका नाम रखा है कि लोग अपना जमा करें और उसके ब्याज में हम उनको खुशियाँ प्रदान करते हैं। बच्चों की जब कोई मदद करता है, स्माइलिंग चाइल्ड हैप्पी वर्ल्ड, ये कहावत मैंने बनाई। तो अगर बच्चा खुश है तो उसको खुश करने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न होता है। खिलौना बैंक की मैंने नींव डाली। बहुत ही अत्युत्तम विचार हैं आपके। बहुत ही अच्छा लगा कि आप दूसरों के चेहरे पे स्माइल देखना चाहते हैं और आपका नाम भी स्माइल मैन पड़ गया। आप एक हास्य कवि हैं और कई रोते हुए चेहरे आपकी कविताएं पढ़ के खिलखिला के हंस देते हैं। और दुनिया में आज कई लोग होंगे जो उदासीन होते हैं, फिर भी आपकी कविताएं पढ़ के आशा आ जाती है और मुस्कुराते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जब सर्वेश अस्थाना जो एक व्यक्ति हैं, जब वो दुखी होते हैं वो फिर कैसे स्माइल करते हैं? उनको कौन स्माइल कराता है जो दुनिया को स्माइल करा रहा है? हाँ देखिए, ये तो अद्भुत सवाल बच्चे में फंस रहा हूँ मैं, इसका जवाब कहाँ से दूँ, बड़ा मुश्किल लग रहा है जवाब, लेकिन फंसूंगा नहीं। जो दुख है या सुख है, ये मनोभाव है। अब मेरी मदर तो है नहीं, मेरे पिताजी भी नहीं है जो मुझे अपने आंचल में छुपा लें। ये अच्छा सवाल है और मैं फंसने वाला था लेकिन बच गया हूँ, फंसूंगा नहीं। देखिए मेरी माँ नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, तो अगर मैं दुखी हूँ तो मैं किसके आंचल में जाऊँ। लेकिन क्या होता है कि आपका जब संयुक्त परिवार होता है तो आपको परिवार दुखी नहीं होने देता, अगर मन से जुड़ा हुआ संयुक्त परिवार है। तो मेरा जो परिवार है, हम 4 भाई हैं, सबसे छोटा मैं हूँ, चारों भाई यहीं रहते हैं, भाभियाँ रहती हैं, उनके बच्चे हैं, आपस में सब जुड़े हुए हैं। एक तो अभी तक ऐसा कोई लम्हा आया नहीं है कि मैं रोऊँ। जब मदर की डेथ हुई तो पूरा परिवार रोया एक साथ, जब पिताजी की डेथ हुई तो पूरा परिवार रोया। तो लेकिन ऐसा कोई व्यक्तिगत नहीं पड़ा कि मैं ही अकेले रो रहा हूँ और जो है मुझे कोई समझाए। तो लेकिन फिर भी हमारा संयुक्त परिवार है, हम जानते हैं हम किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं तो पूरा परिवार खड़ा हो जाता है। हमारे कुछ मित्र हैं, आप जिनके ऑफिस में बैठे मुझसे बात कर रहे हैं, श्री अनिल टेकरीवाल जी का ये ऑफिस है, हमारे मित्र हैं मुद्दा ग्रुप का, तो वो भी हमारे मित्र हैं। तो हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो भी हमारे साथ खड़े होते हैं, उनका बेटा श्री, वो सब मतलब एक है हमारे पास एक ऐसा सर्किल है जो हमें दुखी नहीं होने देता है।
आनंद करने देता है। और ऐसी कोई मुझे दुख भी नहीं है, मेरे कोई बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। मेरे पास रहने के लिए अपना मकान है और मेरे संडीला में जहाँ के लड्डू बहुत फेमस है वहाँ मेरी कुछ खेती है और सब सारी चीज़ें। कभी सम्मेलन से मुझे पैसा भी मिल जाता है और आप लोगों की दुआएं, सब ठीक चल रहा है। जैसा कि आप समाज के लिए इतना करते हैं, लोगों के लिए इतना करते हैं, लोगों के चेहरों के ऊपर खुशहाली लाते हैं, तो हमारा सबका फर्ज भी बनता है, सबका फर्ज बनता है कि हम कवियों का ध्यान रखें। और आदिकाल से कवियों को राजघराने का सदस्य मान के रखा गया। हमारे इतिहास में हमने पढ़ा कि राजघराने में जब सब सभाएं लगती थी तो कवियों को भी मंत्रियों के बराबर ही दर्जा दिया जाता था, बैठते थे साथ में। पिछली सरकार में एक यश भारती सम्मान करके चलता था, जिसमें सरकार कवियों का ध्यान रखते हुए उन्हें कुछ पेंशन और उन्हें सम्मान देती थी, जो इस सरकार ने बंद कर दिया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे 2016 में यश भारती सम्मान मिला था उत्तर प्रदेश सरकार का। वो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस दौरान मिला था। और मुझे ही नहीं, तमाम सारे लोगों को मिला था। और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा, वो योजना बहुत अच्छी थी कि 11 लाख रुपए नगद और उसके साथ फिर 50,000 रुपये प्रति माह भत्ता था। वो अवार्ड का हिस्सा था। उसको पेंशन शब्द कहना गलत है, वो अवार्ड का हिस्सा था कि जब तक जिंदा रहेगा वो व्यक्ति तब तक उसको 50,000 रुपये महीना सरकार सम्मान राशि का, उसको सम्मान राशि का ही हिस्सा मान लीजिए। पेंशन तो किसी काम से हटने के बाद फिर उसका जो धन्यवाद व्यक्ति कोई रिटायर नहीं, वो सम्मान राशि थी। हाँ, वो सम्मान राशि थी। तो उसमें तो ये सरकार है, सरकार ने हमें, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने वो जो हर महीने मिलना था 50,000, वो रोक दिए। तो सरकार के अपने निर्णय हैं, सरकार की अपनी पॉलिसीज़ हैं। हाँ, लेकिन अगर 50,000 रुपये महीना मिलता रहता तो हम जैसे लोग निश्चिंत होकर के लेखन कार्य करते। तमाम सारे कलाकार ऐसे थे जो निश्चिंत होकर के अपना कार्य करते और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करते। योगी जी से मैं निवेदन करूँगा कि इस पर पुनर्विचार करें और दे दें, अच्छा लगेगा। क्या है, इतना पैसा है सरकार के पास, अगर हमें मिल जाएगा या किसी कलाकार को मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन योगी जी का भी जो कहना है कि हम उसकी कुछ छानबीन कर रहे हैं, कुछ हम देख रहे हैं, तो उसको देख लें। अपना सरकार जो भी मानकों को तय करना चाहती तय कर ले, उसके बाद हमें दे दे। और नहीं भी दे तो जो सरकार के निर्णय, जो हुक्म मेरे आका वो है, हमको कोई फर्क तो पड़ेगा, आर्थिक रूप से तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन सरकार की अपनी नियमावलियाँ होती हैं, सरकार के अपने नीतियाँ होती हैं, उसके तहत उनका फैसला है। बस मैं अपील कर सकता हूँ कि भाई फिर से शुरू करें। जैसा कि आप जान रहे हैं सभी जी, मार्च से हमारे देश में महामारी कोविड ने बहुत भयानक रूप ले लिया। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए और बहुत ही उदासीनता वाला वक्त चल रहा है। ऐसे समय में आप लोगों को अपनी चंद लाइनों से हौसला दीजिए, ताकि वो लोग, कई लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, कई लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, कई लोग अपने परिवारजन खो चुके हैं। तो ऐसे समय में आपकी जो चंद लाइनें लोगों को समर्पित होगी वो उन्हें बहुत ही हौसला देगी। और आप अपनी किन लाइनों से लोगों को हौसला दे सकते हैं? देखिए, मैं तो अपील कर सकता हूँ, ये कविता का मंच नहीं है, ये बातचीत हो रही है। कविता का एक अलग माहौल होता है। महामारी फैली है, सब पूरी दुनिया उसकी चपेट में है, कोई एक देश उसकी चपेट में नहीं है, कोई एक व्यक्ति उसकी चपेट में नहीं है, हर चीज़ डाउन हुई है। पर पूरी दुनिया की जीडीपी माइनस में है इस समय, तो हमारे देश की भी है। लेकिन कान खोलकर सुन ले दुनिया, खुला खुला ऐलान है, झुकने वाला नहीं किसी के सम्मुख हिंदुस्तान है। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम मुसीबतों से लड़ना जानते हैं। खाना पड़ा एक वक्त तो केवल एक वक्त ही खाएंगे, किंतु किसी के सम्मुख अपना हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि मांगने से सदैव घटता गौरव सम्मान है, झुकने वाला नहीं किसी के सम्मुख हिंदुस्तान है। मैं जानता हूँ कि हमारे देश में तमाम वर्ग ऐसा है जो इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, हम भी गुजर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद में हैं कि फिर से वो ठीक होगी स्थितियाँ, फिर से सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और हिंदुस्तान तो मुसीबतों से लड़ने वाले देश का नाम है। हमारे यहाँ राणा प्रताप भूखे रह करके फिर से मुगलों को परास्त करते हैं, है ना। हमारे यहाँ राम 14 साल वनवास में रहते हैं और रावण जैसे एक पराक्रमी को पराजित करते हैं और राम राज्य की स्थापना करते हैं। तो मुझे लगता है निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो लाखों डेथ नहीं हुई है, ये गलत है। अभी हमारे देश में 1 लाख भी मृत्यु नहीं हुई है कोविड से।
और ठीक होने की दर ज़्यादा है। हम निगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं। मीडिया से मुझे बहुत शिकायत है कि वो निगेटिव चीज़ों को हवा बना करके अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं। आप लोग टीआरपी के लिए काम मत कीजिए, आप लोग देश के लिए काम कीजिए। जब 1 लाख लोग नहीं मरे हैं तो आप 1 लाख क्यों कह रहे हैं? सर वर्ल्ड वाइड मैंने बोला, वर्ल्ड वाइड लाखों लोग मर रहे हैं। वर्ल्ड आपने अच्छा बोला तो देश में था, तो वर्ल्ड वाइड अगर लाखों मरे हैं तो उसके लिए संघर्ष भी हो रहा है, उसकी वैक्सीन भी बन रही है। ये वबा है, इसको महामारी कहते हैं, किसी के हाथ में नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं मुकेश जी आपसे कहूँगा कि आप हौसला रखिए और निश्चित तौर पर हम इस कोविड को भी हरा लेंगे, हरा ही रहे हैं और ज़्यादातर लोग ठीक होकर के आ रहे हैं। तो मस्ती के साथ फिर से हिंदुस्तान जो है मुस्कुराएगा, खिलखिलाएगा। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाएगी, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया अपने चैनल पर और फिर मुझे बुलाइएगा। मेरे पास भी बहुत है बोलने के लिए, आप हमें बुलाते ही नहीं। आप फिर मुझे बुलाइएगा, मैं फिर आऊँगा और फिर ठहाकों की बात होगी, फिर आनंद की बात होगी, फिर जो है हम जनता के लिए मुस्कुराहट लेकर आएंगे उस एपिसोड में, तब हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।